हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। लर्न विद अजय सर में हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे दोस्तों और रजिया सुल्तान तक कंप्लीट कर चुके थे और रजिया सुल्तान से आगे सेशन को बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं। एक बार थोड़ा सा रजिया सुल्तान को रिवाइज करते हैं हल्का सा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रजिया सुल्तान दोस्तों गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका, दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका बनी थी कौन? रजिया सुल्तान, जो एसएससी, एचएससी, रेलवे डी ग्रुप वगैरह में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी, तो 1236 में और 1240 तक ये गद्दी पर बैठी रही। इसके भाई बहराम शाह ने षड्यंत्र रच के इसके भाई बहराम शाह ने इसकी हत्या करवा दी हरियाणा के कैथल में दोस्तों इसका मकबरा है। फिर वहीं पर इसका मकबरा बनाया गया, कहाँ पर? हरियाणा के कैथल में। किसका? रजिया सुल्तान का मकबरा बनाया गया दोस्तों, कहाँ पर? कैथल में, जो हरियाणा में स्थित है। एचएसएससी में ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा चुका है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों कहाँ पर है? कैथल में, जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद इसका भाई था दोस्तों, हमने बात की थी उसके बारे में पहले सेशन में भी। बहराम शाह ये दोस्तों गद्दी पर बैठता है कब? 1240 में इसकी हत्या हो गई थी, तो 1240 से और 1242 तक ये शासन करता है दोस्तों। केवल 2 वर्ष के लिए बहराम शाह शासन करता है, 2 साल के लिए। और बहराम शाह के ही शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत में दोस्तों। मंगोलों का प्रथम आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर, यानी दिल्ली पर। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां दोस्तों भारत आया था, उसके भाई की हत्या करके एक मंगोल सिंध भाज करके आ गया था, जो पहले भी सेशन में हमने पढ़ा था, जिसका नाम था क्या? अलाउद्दीन मंगबरनी, जो सिंध से ही जिंद में जिसकी हत्या करके वापस चला गया था। कौन? चंगेज खां। ठीक है, 1242 में इसकी हत्या, बहराम शाह की हत्या कर देता है कौन? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र बैठता है कौन? मसूद शाह हत्या कर देता है किसकी दोस्तों? बहराम शाह की हत्या कर देता है दोस्तों। कब? 1242 में। 1242 में क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है। अब 1242 में इसकी हत्या करने के बाद 1242 में गद्दी पर बैठता है कौन? मसूद शाह गद्दी पर बैठता है दोस्तों, और ये 1246 तक शासन करता है किस पर? दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों। दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है कौन? मसूद शाह। और गद्दी पर कब बैठता है? 1242 से और 1246 तक शासन करता है दोस्तों। उसके बाद में मसूद शाह की हत्या कर देता है कौन? नसीरुद्दीन महमूद हत्या कर देता है दोस्तों। किसकी? महमूद शाह की हत्या कर देता है दोस्तों। कब? 1246 में। कब कर देता है? 1246 में हत्या कर देता है किसकी? महमूद शाह की। कौन? नसीरुद्दीन महमूद हत्या कर देता है 1246 में। लेकिन बात करें 1246 में इसकी हत्या करने के बाद नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है और शासन करता है कब तक? 1246 से लेकर के 1265 तक। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में 1246 में गद्दी पर बैठता है और शासन करता है कब तक? 1265 तक। नसीरुद्दीन महमूद दोस्तों एक अपना वजीर, एक प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसको? जो इतिहास में जिनका बहुत ही ज़्यादा रोल रहा है, किसमें? विशेषकर गुलाम वंश में, जो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं दोस्तों, जिनका नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। हाँ दोस्तों, गयासुद्दीन बलबन के बारे में बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री या फिर वजीर बना था किसका?
मुगल काल में गुलाम वंश में प्रधानमंत्री को ही वजीर के नाम से बुलाते थे दोस्तों। तो नसरुद्दीन महमूद का वजीर या फिर प्रधानमंत्री कौन बना था? बलबन। बलबन दोस्तों इल्तुतमिश का ही गुलाम था, जो एक दल चालिसा का भी हिस्सा रहा था। तो बलबन इसका वजीर या प्रधानमंत्री बन गया था दोस्तों अपने ताकत के कारण, और इसने नसरुद्दीन महमूद को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, इसलिए बलबन को अपना प्रधानमंत्री व अपना वजीर नियुक्त कर दिया था। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। अब नसरुद्दीन महमूद ने इसको अपना वजीर व प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। तो दोस्तों इसने अपने सारी पावर, सारी शक्तियाँ ही किसको सौंप दी थी दोस्तों? बलबन को सौंप दी थी। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। इसलिए बलबन के बारे में क्वेश्चन आता है, बिना शासक रहते हुए भी छत्र धारण करने वाला शासक कौन था दोस्तों? तो बलबन। बिना शासक होते हुए भी छत्र धारण करने वाला शासक कौन था दोस्तों? बलबन। बलबन बिना शासक हुए भी छत्र धारण करता था दोस्तों। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों 1265 में दोस्तों नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। 1265 में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1265 मृत्यु होने के बाद बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के उत्तराधिकारियों की भी मृत्यु कर दी थी दोस्तों। 1265 में नसरुद्दीन महमूद के उत्तराधिकारियों की मृत्यु कर दी थी। उसके बाद मृत्यु करने के बाद इसने दल चालिसा, जो इल्तुतमिश ने गठन किया था, दल चालिसा या तुर्क-ए-चहलगानी, उसको भी खत्म कर दिया था। किसने? बलबन ने। दल चालिसा या फिर तुर्क-ए-चहलगानी का क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था दोस्तों। क्योंकि बलबन जानता था, ये दल चालिसा का सदस्य रह चुका था, ये जानता था अगर दिल्ली की जनता पर शासन करना है तो सबसे पहले शासक बनते ही दल चालिसा को खत्म करना होगा। ये दल चालिसा की शक्ति को अच्छी तरह जानता था, पहचानता था, इसलिए सबसे पहले इसने क्या किया था? तो दल चालिसा या तुर्क-ए-चहलगानी को खत्म कर दिया था। दल चालिसा को पहले एक मिशन पर भेजता है दोस्तों बलबन, और मिशन पर भेजने के बाद में पीछे से अपनी सेना भेज देता है और उसकी हत्या करवा देता है। जो उसके प्रमुख सरदार थे उनकी हत्या करवा देता है। उसी के बाद और इस कारण इसके नसरुद्दीन महमूद के उत्तराधिकारियों की सक्सर थे, जो इसके सक्सर थे, उसकी मृत्यु की हत्या करवाने के बाद में और दल चालिसा को ख़त्म करवाने के कारण दिल्ली की जनता भड़क जाती है और बलबन के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर देती है दोस्तों। बलबन के खिलाफ क्या कर देती है? विद्रोह स्टार्ट कर देती है। तो बलबन अच्छी तरह जानता था कि अगर दिल्ली की जनता को शांत कैसे करना है, क्योंकि वो पहले भी शासन चला चुका था। क्योंकि भले ही नसरुद्दीन महमूद तो उस टाइम पर क्या था? नाम मात्र शासक था, लेकिन शासन तो कौन चला रहा था? बलबन। इसी कारण बलबन ने एक पॉलिसी अपनाई थी, एक नीति अपनाई थी। किसके खिलाफ? दिल्ली की जनता के खिलाफ दोस्तों। वो कौन सी थी? लौ एवं रक्त की नीति। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। किसने? बलबन ने। लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। किसने? बलबन ने। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा चुका है। लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन। ठीक है। और अगर बात करें लौह एवं रक्त की नीति दोस्तों, और किसने अपनाई थी? लौह एवं रक्त की नीति और किसने अपनाई थी? तो जर्मनी के शासक, जर्मनी के बिस्मार्क ने भी क्या दोस्तों? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी दोस्तों। ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति में क्या था? पहले उस व्यक्ति को जो भी विद्रोह करता था उसको पहले एक बार समझाया जाता था। ये मतलब कि एक बार चेतावनी दी जाती थी कि भाई आप शांत रहिए, विद्रोह ना करें। अगर दोबारा वो नहीं मानता था तो उसकी गर्दन तलवार से धड़ से अलग कर दी जाती थी दोस्तों। बताते हैं इतिहासकार, बलबन के शासनकाल में ऐसी सजा दी जाती थी दोस्तों कि सोचना भी बड़ी मुश्किल है। बहुत ही भयंकर तरीके से
बहुत ही एक क्रूर शासक होता था दोस्तों बलबन, जिसके आने से जनता में खौफ, दरबार में खौफ तो दोस्तों किसमें, बलबन के आने से। और देखो उसके बाद बलबन ने एक प्रथा चलाई थी दोस्तों, कौन सी, सिजदा एवं पाइबोस। सिजदा एवं पाइबोस प्रथा चलाई थी दोस्तों, किसने, बलबन ने। सिजदा एवं पाइबोस की प्रथा चलाई थी दोस्तों, किसने, बलबन ने। सिजदा का मतलब होता है दोस्तों घुटने के बल बैठ करके और अपने शासक या सुल्तान के सामने नमस्तक होना या फिर गर्दन को झुकाना। और पाइबोस का अर्थ होता है दोस्तों क्या, पाइबोस बिल्कुल शासक के कदमों में लेट जाना और उसके कदमों को चूमना ही क्या कहलाता था, पाइबोस कहलाता था। और क्या किया था दोस्तों बलबन ने एक त्योहार की शुरुआत की थी दोस्तों, एक त्योहार की शुरुआत की थी बलबन ने, जिसका नाम क्या था, नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी किसने, बलबन ने। बलबन ने नवरोज त्योहार की शुरुआत की थी। ये नवरोज त्योहार एक फारसियों का त्योहार है दोस्तों, फारसियों का त्योहार है, जो आज भी वर्तमान में, हाँ बिल्कुल आज भी वर्तमान में भी ये त्योहार मनाया जाता है। कब, 21 मार्च को नवरोज त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा, फारसी लोगों के द्वारा आज भी ये त्योहार मनाया जाता है, नवरोज त्योहार। बलबन के सामने दो समस्याएं थी, पहले भी हमने डिस्कस की हैं। एक तो दल चालीसा को खत्म करना, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में दोस्तों घना जंगल होता था, उसमें दिल्ली के जंगल में, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बहुत अधिक जंगल होता था, उसमें मेव होते थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे, वो बार बार बलबन की सेना के ऊपर अटैक कर देते थे और बलबन को परेशान करते थे। तो 1267-68 में बलबन ने मेवों की शक्ति को नष्ट कर दिया था दोस्तों। HSSC में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बलबन के द्वारा मेवों की शक्ति को कब नष्ट किया गया था, तो दोस्तों 1267-68 में बलबन के द्वारा मेवों की शक्ति को नष्ट किया गया था दोस्तों, कब, 1267-68 में। जो दिल्ली के लगता हुआ क्षेत्र था उसमें कुछ जिले जैसे आज के हमारे गुरुग्राम, फरीदाबाद और यूपी के कुछ क्षेत्र, वो उसमें मेव रहते थे, उनकी अधिकता ज़्यादा थी और घना जंगल होने के कारण वो जंगल में छिप जाते थे। बलबन ने 1267-68 में उस जंगल को साफ करवाया, और जंगल को साफ करवाने के कारण मेवों को लुकने के लिए जगह नहीं मिली, और बलबन उनको मौत के घाट आसानी से उतार पाया, क्योंकि उनको जो लुकने की जगह थी उसको ही खत्म कर दिया, किसने, बलबन ने। क्वेश्चन आता है कि बलबन ने मेवों की शक्ति को कब नष्ट किया था दोस्तों, तो 1267-68 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोस्तों 1287 में बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था अब तक। 1287 में ऐसा क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ी घटना हुई दोस्तों 1287 में। क्या, 1287 में मंगोलों का आक्रमण हुआ दिल्ली के ऊपर। 1287 में मंगोलों का आक्रमण, 1287 में मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1287 में मंगोलों का आक्रमण हुआ तो बलबन का एक पुत्र था शहजादा मोहम्मद इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था दोस्तों, लेकिन इस विद्रोह में शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और अपने पुत्र वियोग के कारण बलबन की भी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। ठीक है, पुत्र वियोग के कारण भी मृत्यु हो जाती है, किसकी, बलबन की। इसलिए क्वेश्चन आता है कि दोस्तों इतिहास में किस शासक की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई थी, इतिहास के किस शासक की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई थी दोस्तों, तो बलबन की मृत्यु दोस्तों पुत्र वियोग में हुई थी। इसका पुत्र था कौन, शहजादा मोहम्मद, जिसकी मृत्यु हो गई थी, मंगोलों के आक्रमण को दबाने गया था इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। और पुत्र वियोग में भी बलबन की मृत्यु हो गई थी, कब, 1287 में। 1287 में। अब क्वेश्चन आता है कि बलबन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, बलबन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में,
दिल्ली में दोस्तों मेहरौली, दिल्ली में बलबन का मकबरा स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बलबन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो नसरुद्दीन महमूद था, उसने बलबन को एक उपाधि दी थी, उलुग खां की। तो इतिहास में किस शासक को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बलबन को उलुग खां के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखते हैं 1287 में क्या हुआ, उसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज एक लाइक करते रहें। बारह में मृत्यु हो जाती है किसकी? बलबन की दोस्तों। 1287 में मृत्यु होने के बाद में इसके ग्रैंडसन, इसके पोते को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, जिसका नाम है क्या? कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन दोस्तों 1287 में ही इसकी हत्या कर देता है कौन? जो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान हुआ है, अंतिम शासक हुआ है, कौन? कैमूर्स। 1287 में इसकी हत्या कर देता है कौन? कैकुबाद की कैमूर्स हत्या कर देता है 1287 में। और कैमूर्स ये शासन करता है, ये रूल करता है दिल्ली गद्दी पर बैठ के 1287 से 1290 तक। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो कैमूर्स नाम का व्यक्ति अंतिम शासक हुआ किसका? गुलाम वंश का। गुलाम वंश का अंतिम शासक, अंतिम सुल्तान हुआ कौन? कैमूर्स, जो 1290 तक शासन करता है, 1290 तक रूल करता है दिल्ली की गद्दी पर। ठीक है। 1290 में एक अफगानी कबीले का सरदार था, अफगानी कबीले का सरदार, जिसका नाम था मलिक फिरोज। ये था तो तुर्की एक, लेकिन अफगानिस्तान में रहता था और एक कबीले का सरदार था। इसको वहाँ पे पता चला कि भाई दिल्ली की गद्दी पर एक अयोग्य, एक कमज़ोर शासक बैठा है और वहाँ पर रूल कर रहा है। ठीक है, एक अयोग्य शासक बैठा है, तो वो यहाँ से अफगानिस्तान से चलता है और आक्रमण कर देता है, अटैक करता है किसके ऊपर? कैमूर्स पर। और 1290 में कैमूर्स की हत्या कर देता है कौन? मलिक फिरोज। और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की, एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है। और वो डायनेस्टी किस नाम से? खिलजी वंश के नाम से एक नई डायनेस्टी का क्या करता है? निर्माण करता है, एक नई डायनेस्टी बनाता है। अब खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे हम। खिलजी वंश के संस्थापक या फाउंडर कौन थे, उसके बारे में पूरा। गुलाम वंश यहाँ पर खत्म हो जाता है दोस्तों। गुलाम वंश से आने वाले क्वेश्चन, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? इल्तुतमिश के बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में, गुलाम वंश का अंतिम शासक और बलबन के बारे में। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार एसएससी, एचएसएससी, रेलवे वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अगली डायनेस्टी, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में बात करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हमने पढ़ा फिरोज खिलजी। लेकिन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा था? तो वो बैठा था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसलिए आपसे पूछा जाए खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका वास्तविक नाम ही क्या था? फिरोज खिलजी, जो अफगानी कबीले का क्या था? एक सरदार था।
उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासनकाल किस वंश का रहा था। तो दोस्तों किस वंश का रहा था? खिलजी वंश का दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। कितने वर्ष का? मात्र 30 वर्ष। मात्र 30 वर्ष शासन किया था दोस्तों। किसने? खिलजी वंश ने। खिलजी वंश ने मात्र 30 वर्ष शासन किया था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में। यह दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटा शासन करने वाला वंश था। उसके बाद देखो तो फिरोज खिलजी के बारे में पढ़ेंगे हम। 1290 में इसने खिलजी वंश की स्थापना की थी और 1290 से लेकर के 1296 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहा। 1296 तक दिल्ली गद्दी पर बैठा था। तो 1293 में 1290 से 1296 तक शासन किया था इसने। तो 1293 में इसने देवगिरी के शासक रामचंद्र पर आक्रमण किया। देवगिरी दोस्तों पड़ता है कहां पर? महाराष्ट्र में। देवगिरी कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था? किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले दक्षिण भारत में आक्रमण किया था दोस्तों? किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने क्या दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। कब? 1293 में। लेकिन रामचंद्र और जलालुद्दीन फिरोज के बीच में एक सहायक संधि हुई, मैत्रीपूर्ण सहायक संधि हुई, जिसमें दोनों दोस्त बन गए, आपसी संबंध इनके अच्छे हो गए, दोस्त बन गए। फिर इसका एक भतीजा एक दामाद हुआ। किसका? अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी का एक भतीजा या इसका दामाद भी था और भतीजा भी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसका एक दामाद भी था और एक भतीजा भी था, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को इसने करा नामक जगह का क्या बनाया था? इक्तेदार। जब हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको बताया था इक्तेदारी या प्रणाली क्या होती है। तो वही इक्तेदार बनाया था किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। किसका? कहाँ का? करा का। करा दोस्तों यूपी में पड़ता है, वर्तमान में प्रयागराज है वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, यूपी में करा नामक जगह का इक्तेदार बनाया। ठीक है, अब देखो वहाँ का इक्तेदार बनाया और वहाँ का इक्तेदार बनाते ही जो इसका अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अटैक कर दिया। किसके ऊपर? रामचंद्र के ऊपर। और रामचंद्र हमें पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, रामचंद्र है वो कहाँ का शासक था? देवगिरी का। कहाँ का था? देवगिरी का। यानी देवगिरी के ऊपर अटैक कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी अटैक कर देता है 1296 में ही। और रामचंद्र है ये दोस्त था किसका दोस्तों? किसका बताइए? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। और ये अलाउद्दीन खिलजी है ये इसके ऊपर अटैक करता है 1296 में और भारी मात्रा में देवगिरी से क्या करता है? लूटपाट करता है दोस्तों। और रामचंद्र की पुत्री को भी अगवा कर लेता है दोस्तों। रामचंद्र की पुत्री को अगवा कर लेता है। जैसे ही यह बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलता है कि मेरे दोस्त को, ये जानते हुए भी कि वो मेरा दोस्त है, फिर भी उसके ऊपर अटैक करता है और मुझे बिना बताए। तो ये इस कारण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वो अलाउद्दीन खिलजी पर से बहुत गुस्सा हुए और तुरंत दिल्ली से चल पड़े करा नामक जगह पर।
करा नामक जगह पर किससे मिलने के लिए? अलाउद्दीन खिलजी से। ये पूछने के लिए कि भाई आपको जानते हुए भी कि ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा भाई है, फिर भी आपने इसके ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया, क्यों? लेकिन जैसे ही दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसके पास पहुंचता है, इससे मिलने पहुंचता है, तो धोखे से अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है। किसकी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। कब? 1296 में। और गद्दी पर बैठता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हिस्ट्री का सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, घर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें, बाज़ार में ना घूमें, इधर उधर अगर काम हो तो ही घर से बाहर निकलें। तब तक के लिए थैंक यू।